हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपके अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक अशोक कुमार सर की एक स्टोरी लेकर हाजिर हूँ और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। उन्होंने गुस्से को नियंत्रण करने का एक सुंदर सा उदाहरण दिया है और आशा करती हूँ ये स्टोरी सच में आपकी भी गुस्से को नियंत्रित करेगा। तो पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोग बने रहिए। तो मैं कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक वकील ने ये कहानी बताई है कि मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा। हाथ में कागजों का बंडल था। धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े में जिनमें पैंचों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा। रघु, पानी दे इधर, मैंने आवाज़ लगाई। वो कुर्सी पर बैठ गए। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनकी सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागज़ों को देख लेता हूँ और फिर मैं आपकी केस पर विचार करूँगा। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद फिर वो आए। वैसे ही कपड़े बहुत डिसेंट लग रहे थे। अपने भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने को कहा, वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप दोनों भाई एक बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तुम 9वीं पास थे, छोटा भाई इंजीनियर है। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसा कम ना होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई के पैर में किसी बैल ने सींग घुसा दिया था। लहूलुहान हो गया था आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले गए थे। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी समझने की, पर भाई में आपकी जान बसती थी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप हूँ, ये भावना आपके मन में थी। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में कुछ अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भर गया। फिर आपने अपने दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। बीबी के गहने गिरवी रखे, कभी साहूकार से पैसे लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। दवाखाने हुए, देव भगवान हुए, डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। तुमने अगले मिनट में अपनी किडनी भी उसे दे दी। कहा, कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहा, कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके, मुझे गांव में ही तो रहना है, एक किडनी बस है मुझे, ये कहकर आपने किडनी भी दे दी उसे। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने लगा। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने को तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े देकर आओ। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर। तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का नवाला पहले भाई को खिलाया तुमने, फिर वो मास्टर्स पास हुआ। तुमने गांव का खाना खिलाया, गांव भर को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली, तुम सिर्फ समय पर वहाँ गए। उसी के कॉलेज की लड़की जो देखने में एकदम सी सुंदर सी थी। भाई की नौकरी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का होने लगा। पर किसकी नज़र लग गई आपकी इस प्यार को? शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछता तो कहता कि मैंने बीवी को वचन दिया है। घर पैसा देता नहीं। पूछता तो कहता कर्ज सर पर है। पिछले साल ही शहर में फ्लैट लिया था। पैसा कहाँ से आए पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू तो नीरा गंवार है और गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दो। इतना कह के मैं रुका। रघु की लाई चाय की प्याली को मैंने मुंह में लगाया। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा उसे ना देकर उसके फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्यों यही चाहते हो ना तुम? वो तुरंत बोला हाँ। मैंने कहा हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया वो नहीं मिलेगा।
तुमने दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो ज़िंदगी खर्च की वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत तो शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते पर चला गया। अब तुम भी उसे कृतज्ञ सड़क पर मत जाना। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारे हाथ ऊपर था और ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे ये तो नहीं होता। वो मेरा मुंह ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए, आँख पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे साफ दिख न जाए उसने ऐसी कोशिश की। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक फिर मेरे ऑफिस आया। कल मुँह में सफ़ेदी झांक रही थी। उसके साथ में एक नौजवान था, हाथ में थैली थी। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बेंगलोर में रहता, कल आया है गाँव। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ, थोड़ी थोड़ी करके 10-20 एकड़ खेती भी खरीद ली है। मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी से चक्कर में मत लगो। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं आपकी बात सुनी थी। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पाँव छू के गया, माफ़ कर दे मुझे, ऐसा कहा गया। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया, मेरे आंसू टपक गए थे। आखिर अगर गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ दिया जाए तो पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी बहुत अच्छा हो पर कुछ समझे, कोई अमल करे तब सफल हो मन। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है कि गुस्से में कहते हैं कि हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और अक्सर लोग गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते हैं। उनका कहना ये होता है कि भाई ने मेरे साथ किया या बहन ने मेरे साथ किया तो मैं भी इनके साथ, या पड़ोसी ने मेरे साथ किया तो मैं भी इनके साथ गलत करूँगा, और इस चक्कर में वो कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं। और कोर्ट कचहरी का केस तो सालों चलता है, सालों, 2 साल 3 साल चलता है, जहाँ पर लोग अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। यहीं पर लोग अगर समझदारी से काम करें कि कोई कितना ज़मीन ले जाएगा, कोई कितना ले लेगा, आखिर अगर कोई किसी का कुछ गलत लेता भी है तो उसे वापस वो देता, मतलब ऊपर वाला आपको उसका 2 गुना करके देता है। और उसका जिसने आपसे दगाबाजी की, धोखाधड़ी की, उसको वो ऊपर वाला जो है सज़ा देता है। और उस सज़ा के एवरेज में वो उस ज़मीन के एवरेज में वो उसे बहुत सारे पैसे किसी दवाई या किसी ऐसे चीज़ों में खर्चा करा देता है जिससे कि वो व्यक्ति भी अनजान रहता है। फिर लोग कहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और क्यों भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है। तो ये आपके कर्मा होते हैं जो आपके साथ गलत होते हैं। तो किसी की भी ज़मीन या किसी का पैसा, किसी का अनादर मत करिए, क्योंकि ये कर्मा है, वापस लौट के ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।